पिछली लाइफ में जब लिंग चिंगशू और तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तब तुम कई दिनों तक एक आवारा कुत्ते की तरह भटकते रहे थे, जिसके बाद तुम्हें एक ऐसा आदमी मिला था जिसने तुम्हें सरकारी दुकान में वेटर की नौकरी दिलवाई थी। फिर क्योंकि तुम लोगों से अच्छी तरह बात कर लेते थे, धीरे धीरे तुम मैनेजर बन गए थे और उसी वजह से तुम्हें बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला था। लेकिन अभी के लिए सबसे जल्दी पैसे कमाने का तरीका वही था। ऊपर से तुम्हारे पास पिछली लाइफ की यादें भी थीं। तुम्हें पता था कि कौन सी जगह पर कौन सा स्टोन फॉक्स मिलता है। ऐसे मौके को तुम कैसे छोड़ सकते थे? बस प्रॉब्लम ये थी कि तुम अपनी वाइफ को ये सब समझा नहीं पा रहे थे। लिंग चिंगशू तुम्हें चुप देखकर कहती है, तुम बार बार पहाड़ पर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? जब वह देखती है कि तुम कुछ नहीं बोल रहे, तब वह समझ जाती है कि तुम्हारा वही पुराना जिद्दी स्वभाव अभी भी है, जिस पर वह चुपचाप कंबल खींचती है और वापस लेट जाती है। उधर किचन की टेबल पर तुम्हारे लिए कॉर्न मील की रोटियां रखी हुई थीं। उसकी बात सुनकर तुम उसकी तरफ देखते हो। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी जिसे वह छुपा नहीं पा रही थी। फिर तुम उसके पास जाते हो और उसके गाल पर हल्का सा किस कर देते हो। पत्नी, मैंने कल बड़े भाई से कह दिया था कि आज तुम्हें उनके यहाँ काम करने नहीं जाना है, और किचन में जो पोर्क रखा है उसका आधा मैंने बड़ी भाभी के घर भेज दिया है। लिंग चिंगशुए तुम्हें अपनी तरफ आते देखकर पहले तो डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने तुम्हें नाराज कर दिया है और अब तुम उसे फिर मारोगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे किस करोगे। ऊपर से तुम्हारी बाकी बात भी वह ठीक से सुन नहीं पाती। फिर तुम बेटी को भी एक बार किस करते हो और उसके बाद घर से निकल जाते हो। जब तक लिंग चिंगशू संभलती, तब तक तुम बहुत दूर जा चुके थे। अब उस हल्की रोशनी वाले कमरे में सिर्फ लिंग चिंगशू और कोट पर सो रही उसकी बेटी रह जाती हैं। हालांकि अभी सुबह ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन लिंग चिंगशू बार बार करवट बदलती रहती है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। वह ऐसे ही बेड पर पड़ी रहती है जब तक कि धूप सीधे आंगन में नहीं आ जाती। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे चौथी बहू, सुना है कल रात तुम्हारे घर मीट बना था? क्या तुम्हारे आदमी ने कहीं से पैसे जीत लिए क्या? बाहर खड़ी थी दूसरी भाभी लियू गुई हुआ, और जवाब का इंतजार किए बिना ही वह सीधे किचन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह किचन के दरवाजे तक पहुंचती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे बाप रे, इतना सारा मीट! उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसके घर में आधे साल से मीट नहीं बना था और उसका बच्चा कई दिनों से रो रहा था, लेकिन वह उसे खरीद कर नहीं दे पाई थी। फिर उसकी नजर किचन की दीवार पर टंगे आधे फीजिन पर जाती है, जिसे देखकर वह और भी बेचैन हो जाती है। लिंग चिंगशू उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे नाराज होने लगती है। दूसरी भाभी, आपको कहना क्या है? अगर उसने कुछ गलत किया है तो पुलिस खुद देख लेगी, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लियू गुइहुआ पहले तो और कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वह अपनी बात रोक लेती है। फिर वह नकली मुस्कान के साथ कहती है, अरे मैं तो बस तुम्हारे आदमी की फिक्र कर रही थी, आखिर हमारा भी तो भाई है। वैसे मेरा बेटा कई दिनों से मीट खाने के लिए रो रहा है, क्या तुम मुझे 5 पाउंड मीट उधार दे सकती हो? बाद में तुम्हारा दूसरा भाई लौटा देगा। 2 साल से ज्यादा समय साथ रहने के बाद लिंग चिंगशू अच्छी तरह जानती थी कि यह दूसरी भाभी कैसी है। उसके घर जो चीज चली जाती वह कभी वापस नहीं आती। अब वह सीधा 5 पाउंड मीट मांग रही थी। ऊपर से लिंग चिंगशू के पास इतना बड़ा फैसला लेने का हक भी नहीं था, जिस पर वह धीरे से कहती है, दूसरी भाभी, आप चौथे को आने दो, फिर उससे पूछ लेना। इतना कहकर वह आगे बढ़ती है और किचन का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। लियू गुइहुआ यह देखकर बहुत नाराज हो जाती है। ठीक है, जब चौथा वापस आए तो उससे कहना मीट मेरे घर भिजवा दे। इतना कहकर वह मुड़कर चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बनी रहती है। उधर तुम पिछली लाइफ की यादों के सहारे बहुत मुश्किल से एक और स्टोन फॉक्स वाली जगह ढूंढ लेते हो, और कल वाले एक्सपीरियंस की वजह से इस बार जैसे ही उस स्टोन फॉक्स की पतली जड़ मिट्टी के बाहर दिखती है, तुम तुरंत उसे पहचान लेते हो। और ये वाला स्टोन फॉक्स कल वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अंधेरा होने तक तुम बड़ी वाली चीज को बहुत ध्यान से बाहर निकाल लेते हो, जिस पर जैसे ही तुम पहाड़ से नीचे उतरकर घर जाने वाले होते हो, तभी तुम पीछे मुड़ते हो और अचानक से एक प्लम ब्लॉसम ड्यू से टकरा जाते हो, जो यहाँ वेट लेक को कुतरने के लिए आया हुआ लगता है, जिस पर तुम तुरंत कल वाला एक्सचेंज किया हुआ शॉटगन निकालते हो, और फिर अगले ही पल जीरो में जोरदार फायरगन गूंजती है। यह सुनकर डर से सारे बर्ड्स इधर उधर उड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद घर पर जीरो ग्रीन स्नो खाना बना चुकी होती है और अपनी बेटी के लिए मिल्क पाउडर भी गर्म करके रख चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसे तुम वापस आते हुए दिखाई नहीं देते, जिस पर उसके मन में यही आता है कि शायद ऐसी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी उसे जमीन से जुड़े रहना है और कोई क्राफ्ट सीखना है। जिस पर लिंग चिंगशू कुछ देर के लिए चुप होकर खड़ी रहती है, और तभी तुम धीरे धीरे कोर्टयार्ड में अंदर आते हो। फिर तुम फ्रेम से वो चीज बाहर निकालते हो, जिसे देखकर घर के अंदर बैठी लिंग चिंगशू को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर बाहर आती है और फिर तुम्हारी तरफ देखकर कहती है, हाथ धो लो और खाना खा लो। यह कहने के बाद वह अपनी बेटी को लेकर फिर से कमरे के अंदर चली गई। फिर जब तुम टेबल पर रखा गर्मा गर्म खाना देखते हो तो तुम्हारी आंखें भरने लगती हैं, जिस पर तुम्हारे मन में आता है कि काश तुम अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाकर खुद को ही मार सकते। इसके बाद तुम जल्दी जल्दी खाना निगलते हो और फिर कहते हो, डॉटर इन लॉ, मैं थोड़ी देर में विलेज चीफ के घर जाऊंगा,
और अगले कुछ दिनों में हमारे घर में वायर भी लगवा दूंगा। ये कहने के बाद तुम चुपके से लिंग चिंगशू की तरफ देखते हो, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं तुमने फिर से उसे नाराज तो नहीं कर दिया। जिस पर लिंग चिंगशू के चेहरे का एक्सप्रेशन तुम तुरंत पकड़ लेते हो। फिर तुम अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखते हो, दरवाजे तक जाते हो और स्क्रू फ्रेम को उठाकर घर के अंदर ले आते हो। जिसके बाद तुम कहते हो, जस्ट डॉटर इन लॉ, ये आज मैंने पहाड़ पर खोदा है और फिर किसी दिन मैं इसे सिटी में ले जाकर किसी दुकान पर बेचने के लिए पूछूंगा, शायद इसकी अच्छी प्राइस मिल जाएगी। जिस पर लिंग चिंगशू उस वेट पेस्ट को बिना पलक झपकाए देखती रहती है। फिर वह धीरे से सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखती है और यकीन न करने वाले अंदाज में पूछती है, क्या ये सच में तुमने खोदा है? जिस पर तुम तुरंत कहना शुरू करते हो, गया, मैं कसम खाता हूं, मैंने इसे ना चोरी किया है और ना ही किसी से छीना है। ये सच में पूरे दिन पहाड़ में खोदने का रिजल्ट है। यह सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर तक शांत चेहरे से तुम्हें देखती रहती है और फिर धीरे से सिर हिला देती है। इसके बाद वह कहती है, दिन में हमारी सेकंड सिस्टर इन लॉ आई थी। वो 5 पाउंड पोर्क उधार मांग रही थी। जिस पर तुम देखते हो कि लिंग चिंगशू का चेहरा उतर गया है और वह साफ तौर पर नाराज लग रही है, जिसे देखकर तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हारे घर पर ना होने की वजह से सेकंड सिस्टर इन लॉ ने उसे जरूर कुछ कहा होगा। जिस पर तुम सीरियस होकर कहते हो, अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में रहेगी। पैसे और सामान सब तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। अगर तुम उसे उधार नहीं देना चाहती तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। यह सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर तक चुप रहती है और फिर गुस्से में कहती है, मैं उसे बिल्कुल नहीं देना चाहती। सेकंड सिस्टर इन लॉ हमेशा बोलती है कि बाद में वापस कर देगी, लेकिन वो कभी भी कुछ वापस नहीं करती और ये पहली बार भी नहीं है कि उसने हमारा सामान लिया हो और लौटाया ना हो। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक राहत भरी स्माइल आ जाती है। फिर तुम धीरे से उसका नोज छूते हो और कहते हो, अगर तुम नहीं देना चाहती तो हम नहीं देंगे, हम उसकी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जिस पर तुम्हारी स्माइल देखकर लिंग चिंगशू कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। फिर वह अपनी बेटी को उठाती है और धीरे धीरे वापस कमरे की तरफ चली जाती है। इसके बाद पेट भरकर तुम जल्दी से बर्तन धोते हो, फिर आधा कैटी मीट काटते हो और अंधेरे में घर से बाहर निकल जाते हो। फिर तुम झेंगुओ के घर पहुंचते हो, जिस पर वह तुम्हें देखकर कहता है, इतनी रात को मुझे ढूंढने क्यों आए हो, क्या बात है? जिस पर वह तुम्हारे हाथ में पकड़ा मीट लेते हुए पूछता है। फिर तुम कहते हो कि मैं घर में इलेक्ट्रिक लाइट लगवाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम हेल्प कर देना। यह सुनकर वह तुरंत कहता है, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए ये काम अरेंज कर दूंगा। जिस पर तुम ज्यादा कुछ नहीं कहते और वापस मुड़कर घर की तरफ निकल जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम किचन के पास पहुंचते हो तभी तुम्हें अंदर से कोई आवाज देती है, जिस पर तुम एकदम रुक जाते हो, जैसे तुम्हारा पूरा शरीर वहीं जम गया हो। फिर अंदर से धीरे धीरे एक आवाज आती है, तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर लिंग चिंगशू डर से कांप जाती है, क्योंकि उसने तुम्हारी आवाज पहचान ली थी। जिस पर उसके मुंह तक गया हुआ बोन नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वह डरते हुए कोर्ट यार्ड में खड़े तुम्हारी तरफ देखने लगती है। फिर वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे मत मारना, ये सब तो तुमने खुद छोड़ दिया था, मुझे बस लगा कि इसे फेंकना बेकार होगा। यह सुनकर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम पर एक साथ 5 बिजली गिर गई हो। तुम्हें जिंदगी में पहले कभी इतना पछतावा नहीं हुआ था। जिस पर तुम सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हो और यह देखकर लिंग चिंगशू डर के मारे चीख पड़ती है, तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर लिंग चिंगशू हल्का सा सिर नीचे करती है और अपने सामने घुटनों पर बैठे आदमी को देखती है। फिर वह अचानक नोटिस करती है कि तुम रो रहे हो, जिस पर उसका लंबे समय से बंद पड़ा दिल थोड़ा सा पिघलने लगता है, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि उसकी डॉटर इन लॉ उसके छोड़े हुए लेफ्टओवर्स खा रही थी। और यह सब देखकर तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल में नाइफ घोंप दी हो। जिस पर तुम जमीन से उठते हो, अपनी डॉटर इन लॉ के सफेद घुटनों को पकड़ लेते हो और फिर सिर झुकाकर उसकी आंखों के किनारे जमा आंसुओं को पोंछने लगते हो। फिर तुम धीरे से कहते हो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, मैं खुद अंदर लेकर आऊंगा, तुम मेरी सबसे बड़ी बेनिफैक्टर हो। यह सुनकर लिंग चिंगशू इस बात का मतलब समझ नहीं पाती, जिस पर वह किसी घोस्ट की तरह जल्दी से किचन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद तुम कुछ देर तक किचन में लगे रहते हो और फिर थोड़ी देर बाद एक प्लेट में खुशबूदार फ्राइड पोर्क स्लाइसेस तैयार हो जाती हैं। लेकिन उस समय तुम्हारा पूरा दिमाग बस इसी बात से भरा होता है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ इतनी भूखी थी, फिर भी उसने कभी पेट भरकर एक बाइट तक नहीं खाई। जिस पर जैसे ही तुम खाना लेकर कमरे में अंदर जाते हो तभी तुम्हारी नजर सामने रखे एक सफेद मॉन्यूमेंट पर पड़ती है। यह देखकर तुम वहीं रुक जाते हो और अगले ही पल तुम्हारे अंदर का सारा खून जैसे उबलने लगता है। फिर तुम कहते हो, तुम्हें अब पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर पीछे से कोई तुम्हें पकड़कर तुम्हारी बाहों में आ जाता है। फिर तुम महसूस करते हो कि वो लिंग चिंगशू है, जिस पर तुम उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेते हो और धीरे से कहते हो, जे डॉटर इन लॉ, अब मुझे छोड़कर मत जाना। और फिर पहली बार लिंग चिंगशू को महसूस होता है कि इस तरह उसके साथ रहना कितना सुकून देने वाला और अच्छा लगता है। यह सब उनकी शादी के बाद पहली बार हो रहा था। दोनों एक ही बेड पर साथ सोए हुए थे। जिस पर जैसे ही लिंग चिंगशू को पिछली रात की बात याद आती है, उसके गाल गर्म होने लगते हैं। फिर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाती है और जैसे ही उसकी नजर छोटे बेड पर सोई हुई बच्ची पर जाती है, उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने पिछली रात पूरी रात अपनी बेटी के रोने की आवाज ही नहीं सुनी। जिस पर वह अपनी बेटी को लगातार देखती रहती है।
फिर वह धीरे धीरे बेड से नीचे उतरती है और अपनी बेटी के पास जाकर देखती है कि वह पहले ही जाग चुकी है। इस वक्त तुम अपनी बेटी को देखते हो, जिस पर तुम्हारा दिल एकदम नरम पड़ जाता है। फिर तुम बहुत ध्यान से अपनी बेटी को गोद में उठाते हो और वापस बेड पर आ जाते हो। जैसे ही तुम देखते हो कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। यह देखकर लिंग चिंगशू का दिल भी थोड़ा शांत हो जाता है, जिस पर उसके अंदर का सारा टेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह लगभग रोने लगती है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह पिछली रात इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। इतनी छोटी बच्ची है, अगर उसे कुछ हो जाता तो वह कैसे जी पाती। फिर तुम कहते हो, डॉटर इन लॉ, तुम न्यू न्यू के साथ लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये कहकर तुम जमीन पर पड़े कुचाजी को उठाकर सीधे पहन लेते हो, जिस पर लिंग चिंगशू बच्ची के नीचे डायपर चेक करने लगती है। तभी उसे समझ आता है कि पिछली रात उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी, क्योंकि तुमने रात भर बच्ची का ध्यान रखा था। बच्ची के पैदा होने के बाद यह पहली बार था जब तुमने खुद आगे बढ़कर उसका ख्याल रखा था, जिस पर उसके मन में आता है, क्या तुम सच में बदल गए हो और क्या वह एक बार फिर तुम पर भरोसा कर सकती है। दूसरी तरफ तुम किचन में बहुत आसानी से काम कर रहे होते हो। फिर कुछ देर बाद तुम ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हो रजरो, और लिंग चिंगशू के बच्ची को लेकर बाहर आने का इंतजार करते हो। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है, जिसमें टोफू, थोड़ी सी हरी सब्जी, कॉर्नमील बैटर और मल्टीग्रेन स्टीम्ड बन्स होते हैं। फिर तुम लिंग चिंगशू की गोद से बच्ची को ले लेते हो, जिस पर तुम कहते हो, जे डॉटर इन लॉ, तुम पहले जाकर हाथ मुंह धो लो। लिंग चिंगशू थोड़ा परेशान होती है, लेकिन जब वह तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को ऑकवर्ड तरीके से पकड़ते हुए देखती है तो अचानक हंस पड़ती है। फिर वह कहती है, ये तुम्हारी अपनी बेटी है, कोई टाइगर नहीं जो तुम्हें काट लेगी। इसके बाद जैसे ही वह कोर्टयार्ड में आती है, वह देखती है कि लिंग चिंगशू टेबल के पास बैठकर खाना खा रही है और तुम कोर्टयार्ड में बच्ची को गोद में लेकर इधर उधर घूम रहे हो, जिस पर तुम हल्का सा स्माइल करते हो। लेकिन तभी जेंगोजी अभी अपना खाना खत्म भी नहीं कर पाता और इतने में वांग सनजू किसी को लेकर जल्दी जल्दी आ जाता है। वह विलेज चीफ और इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर कोर्टयार्ड के बाहर पहुंच जाता है ताकि घर में वायर खींच सके। फिर लिंग चिंगशू खाना खत्म करके वापस कमरे में चली जाती है, जिस पर तुम बच्ची को अपनी वाइफ के हाथ में दे देते हो। फिर तुम अपने ढीले कुचा के पॉकेट से बिग फ्रंट डोर सिगरेट्स का एक पैकेट निकालते हो, जिस पर विलेज चीफ अपने हाथ में वो सिगरेट का पैकेट देखकर बड़े पीले दांत दिखाकर हंसता है और कहता है, अरे तुम बदमाश लड़के, अब तो बड़े आदमी बन गए हो। ये चीज 4 सेंट का एक पैकेट आता है। साइड में खड़ा इलेक्ट्रिशियन और भी ज्यादा सीधी स्माइल देता है। फिर वह सिगरेट को अपने कान के पीछे लगाता है, लैडर उठाता है और घर के पीछे की तरफ चला जाता है। उसके लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि वह आमतौर पर ऐसी सिगरेट पीने की सोच भी नहीं सकता था। फिर जैसे ही तुम कमरे के अंदर आते हो, एक कपड़ा सीधा तुम्हारी तरफ उड़कर आता है। इससे पहले कि तुम समझ पाते क्या हुआ, तभी लिंग चिंगशू कहती है, जल्दी कपड़े पहन लो, ऐसे बिना कपड़ों के घूमते हुए कैसे लग रहे हो। इस वक्त तुम्हारी पीठ पर कुछ स्क्रैचेस भी दिखाई दे रहे होते हैं, जो लिंग चिंगशुए ने पिछली रात छोड़े थे। विलेज चीफ और इलेक्ट्रिशियन ने भी उन्हें देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता और तुम ऐसे ही खुले बदन कोर्टयार्ड में घूमते रहते हो, जिस पर लिंग चिंगशू और भी शर्म से लाल हो जाती है। उसे लगता है कि काश जमीन में कोई गड्ढा होता और वह उसमें छिप जाती, क्योंकि बाहर वाले लोग सामने खड़े थे और वह तुम्हें ठीक से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। फिर जब तुम पहाड़ पर चले जाते हो, तब जाकर लिंग चिंगशू थोड़ा शांत होती है। उसके गर्म गाल धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं। फिर वह बेड से चादर उतारकर उसे साफ करने लगती है। इसके बाद वह बच्ची का छोटा कॉट कोर्टयार्ड में ले आती है, बच्ची को उसमें लिटाती है और फिर एक बेसन में पानी भरकर बेड धोने की तैयारी करती है। तभी जीरो की माँ एक बास्केट लेकर आती है। उस बास्केट में कुछ अंडे और थोड़ा सा मीट होता है, जिस पर लिंग चिंगशू जल्दी से अपने हाथ पहुंचती है और खड़ी होकर कहती है, मॉम आप यहाँ कैसे। फिर मदर जीरो अपने हाथ की बास्केट लेकर सीधे किचन में चली जाती है। उसकी नजर बार बार अपनी बेटी पर जाती है। वह उसके पुराने और ढीले कपड़ों को देखती है और उसकी आंखें भरने लगती हैं। फिर वह जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है। इसके बाद वह कॉट पर सोई हुई अपनी ग्रैंड डॉटर को देखती है और फिर कहती है, मैं घर का काम खत्म करके तुमसे मिलने चली आई। यह कहते हुए उसकी नजर बार बार उन टूटे हुए मिट्टी और घास के बने घरों पर जाती रहती है और उसके दिल में हमेशा यही चलता रहता है कि उसे उस समय इस शादी के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। उसने अपनी बेटी चिंगशू की जिंदगी खराब कर दी। फिर वह धीरे से कहती है, मैंने बहुत सोच लिया है, अगर तुम सच में उसके साथ नहीं रह सकती तो उसे छोड़ दो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके हाथों बर्बाद मत होने दो। अपनी माँ की बात सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर के लिए चुप रह जाती है। फिर वह स्टूल पर बैठ जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब बच्ची के पैदा होने के बाद तुमने उसके मायके से उधार लिए हुए पैसे, जो बच्ची के लिए राइस सीरियल खरीदने के लिए थे, उनसे शराब खरीद ली थी। उस दिन उसे सच में पूरी तरह होपलेस फील हुआ था। उसे लगता था कि तुम्हारे साथ रहते हुए उसे कभी कोई उम्मीद नहीं मिलेगी।
यहाँ तक कि उसके मन में मरने का ख्याल भी आने लगा था। वह अपनी बेटी मेनी को गोद में लेकर रिजर्वॉयर में कूद जाना चाहती थी, लेकिन फिर जब तुम होश में आए तो सबसे पहले तुम बहुत गुस्सा हुए और फिर तुमने लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी सिगरेट पी ली। फिर वह जैसे बेहोशी में बाहर जाती है और बच्ची के लिए राइस सीरियल खरीद कर वापस आती है। लेकिन अगले कुछ दिनों में वह तुम्हें देखती है तो उसे लगता है कि तुम सच में बदल गए हो। तुम अब बाहर नहीं जाते, शराब नहीं पीते और ना ही पहले जैसी हरकतें करते हो, जिस पर उसकी माँ सोचती है कि शायद उसे बच्ची की चिंता है। फिर वह कहती है, अगर तुम बच्ची को साथ रखना चाहती हो तो आगे से तुम्हारी माँ भी तुम्हारी मदद कर सकती है। फिर वह थोड़ी देर रुकती है और कहती है, बस अगर आगे चलकर तुम बच्ची को साथ रखोगी तो दोबारा शादी करना आसान नहीं होगा। वैसे भी आजकल डिवोर्स बहुत कम होते हैं। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, औरतों को दांत भींच कर उसे सहना पड़ता है। यह सुनकर कि उसकी माँ डिवोर्स के बाद दूसरी शादी तक के बारे में सोच रही है, लिंग चिंगशुए अपनी बच्ची को अपनी माँ की गोद से ले लेती है। फिर वह कहती है, माम, मैं अब भी डिवोर्स नहीं करना चाहती। जिस पर वह तुम्हारी तरफ देखती है और धीरे धीरे कहती है, वो अब सच में बदलते हुए लग रहे हैं। फिर वह बच्ची के बॉडी पर पहनी हुई नई ड्रेस को पकड़ती है और कहती है, ये कपड़े उन्होंने खुद पैसे कमाकर बच्ची के लिए खरीदे हैं और मेरे लिए भी एक सेट खरीदा था, लेकिन मैंने अभी तक पहना नहीं। मदरलिन अपनी बेटी को देखती रहती है। उसकी सफेद और नर्म फेस पर बहुत समय बाद फिर से हल्की लालिमा दिखाई देती है। उसकी आंखें भी पहले की तरह चमकती हुई लगती हैं। यह देखकर वह कुछ देर के लिए चुप रह जाती है, क्योंकि उसने कल ही पड़ोस वाली दूसरी औरत को कहते हुए सुना था कि तुमने बाहर वालों से 50 युआन उधार लिए हुए हैं। इतना बड़ा कर्ज है और तुम कोई काम भी नहीं कर रहे थे, तो फिर तुम वो पैसा कैसे वापस करोगे? जिस पर वह इसी बात की चिंता में सुबह सुबह यहाँ चली आई थी। लेकिन अब अपनी बेटी के चेहरे को देखकर उसे लगता है कि यह सब फेक नहीं है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो वह भी इस पैसे को वापस करने का रास्ता ढूंढ लेगी। चाहे उसे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, फिर भी वह तुम्हारी मदद करेगी। यह सोचकर वह अपनी बेटी को वो बात नहीं बताती जो उसने बाहर सुनी थी, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी बेटी फिर तुम्हारे साथ झगड़ा ना कर बैठे। जिस पर वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और खुश होकर सिर हिला देती है। फिर कहती है, अगर वो सच में बदल गए हैं तो अब मुझे भी चैन मिलेगा। उसी समय तुम पहाड़ पर पहुंच चुके होते हो। फिर तुम एक साथ 2 पूरे बकेट भर लेते हो और मन ही मन हिसाब लगाने लगते हो कि अब तुम्हें 1-2 मंजिला घर बनाना चाहिए। तुम सोचते हो कि घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। फिर तुम स्टोन लेक की कीमत के हिसाब से जोड़ने लगते हो, जिसे तुम अभी खोद कर निकाल सकते हो। जिस पर तुम्हें लगता है कि अगर तुम घर भी बनाओगे तो भी तुम्हारे पास इस जमाने में काफी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि इस वक्त 10,000 युआन वाले घर बहुत कम होते हैं। फिर तुम सोचते हो कि अगले 2 साल तक तुम्हें गांव में ही रहना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले रहने की जगह को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अभी तुम जिस टूटे हुए मिट्टी के घर में रहते हो उसमें अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। घर इतना छोटा है कि कमर तक सीधी नहीं हो पाती और ऊपर से पूरा घर धूल से भरा रहता है। इस समय तुम्हारा भाई यागन बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारी वाइफ के साथ बैठकर डिवोर्स की बात कर रही थी। अगर तुम्हें यह सब पता चल जाता तो शायद तुम्हारा पहाड़ पर जाकर स्टोन लेक खोदने का मन भी नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा कमाना जरूरी था, लेकिन तुम्हारी वाइफ और बच्ची से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। वैसे भी तुम्हें पिछले जन्म से पैसा कमाने का तरीका पता था, इसलिए इस वक्त तुम्हें पैसे की उतनी जल्दी नहीं थी। मदरलिन ने कुछ भी खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे जल्दी घर वापस जाना था। उसे डर था कि अगर वह एक निवाला और खा लेगी तो उसकी बेटी को एक निवाला कम खाना पड़ेगा। लिंग चिंगशू उसे बहुत रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकती। जिस पर लिंग चिंगशू किचन में टंगा हुआ मीट उतारती है और उसका बड़ा हिस्सा नाइफ से काटकर जल्दी जल्दी बाहर ले जाती है। फिर वह कहती है, इसे घर ले जाओ, बड़े भैया और भाभी को खिला देना। मदरलिन इतना बड़ा मीट का टुकड़ा देखकर तुरंत मना कर देती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि उसे यह नहीं चाहिए, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उसकी बेटी अपने मायके वालों के इतने करीब है तो तुम उसे मारोगे, और उसे यह भी डर होता है कि उसकी बेटी खुद कुछ खाए बिना रह जाएगी। फिर वह कहती है, तुम इसे खुद रखो और खाओ, हमारे घर में इसकी कमी नहीं है। तुम खुद देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। अगर तुम ठीक से नहीं खाओगी तो बच्ची को दूध कहां से मिलेगा। लिंग चिंगशू दरवाजे पर खड़ी रहती है और अपनी मां को दूर जाते हुए देखती रहती है। जब तक वह उसे दिखाई देना बंद नहीं हो जाती तब तक वह वहीं खड़ी रहती है। फिर वह मीट लेकर वापस किचन में चली जाती है। तभी बाहर से झांगुइलान आती है। उसकी स्किन काली थी और वह दीवार के सहारे खड़ी होकर हाथ में कच्ची मूली लिए हुए थी। फिर वह कहती है, सिस्टर, तुम पूरे दिन बाहर नहीं निकलती। बाहर तो बहुत बातें फैल रही हैं। कल रात तुम्हारी सेकंड सिस्टर इन लॉ को तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने बहुत डांटा था। उसकी रोने की आवाज कई घरों तक सुनाई दे रही थी। किचन से बाहर आई लिंग चिंगशू कोर्टयार्ड में रखे स्टूल पर बैठ जाती है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या हुआ था? जिस पर झांगुइलान भी एक स्टूल खींचकर उसके सामने बैठ जाती है। फिर वह अपनी आवाज और धीमी करके कहती है, बाहर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर के घर का जो छोटा बच्चा है वो असल में तुम्हारे सेकंड ब्रदर का नहीं है। यह सुनकर लिंग चिंगशू के हाथ का काम अचानक रुक जाता है। फिर वह हैरानी से झांगुइलान की तरफ देखती है, जिस पर झांगुइलान और धीरे से कहती है, लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारे बड़े भाई का बच्चा है। यह सुनकर लिंग चिंगशू की आंखें एकदम फैल जाती हैं। झांगुइलान अपने हाथ की बची हुई मूली मुंह में डालती है और फिर उसके कान के पास झुककर
धीरे धीरे सारी बात बताने लगती है, जिस पर लिंग चिंगशू पूरी बात सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करती थी। लिंग चिंगशू हमेशा सोचती थी कि उसके बड़े भाई बहुत सीधे और ईमानदार हैं, वो हर काम बराबरी से करते हैं और बिल्कुल एक बड़े भाई जैसे लगते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद उसके मन में उनके लिए कुछ अलग ही सोच आने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर झांग गुइलान उसके रिएक्शन को देखकर काफी खुश लगती है। फिर वह उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, ठीक है सिटी वाली छोटी बहू, अब मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। उस रात तुम बहुत देर से घर वापस आते हो, जिस पर इस बार जैसे ही तुम घर के पास पहुंचते हो, तुम्हें दूर से ही घर में जलती हुई लाइट दिखाई देती है। यह देखकर तुम मन ही मन सोचते हो कि इलेक्ट्रिक लैंप सच में तेल वाले लैंप से कहीं ज्यादा ब्राइट है।